अब तक हमने गुडविल के बारे में क्लास में डिस्कशन कर लिया कि गुडविल हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के। चाहे वो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज़ का मेथड हो आपका, गुडविल की कैलकुलेशन करते टाइम हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज़ को भी देख लिया। हमने आपका वो भी देख लिया, क्या नाम है उसका, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे भी, सुपर प्रॉफिट भी। और गुडविल क्यों कैलकुलेट की जाती है हमने ये भी देख लिया कि गुडविल कैलकुलेट करने के पर्पज़ क्या होते हैं। गुडविल में हम देख रहे थे कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर, बेसिकली हम जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो हम फ्यूचर पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। जो अभी तक हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे, गुडविल की कैलकुलेशंस डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम ये देख रहे थे कि गुडविल कैलकुलेट, हाँ हाँ वो ओके, ठीक है, ठीक है मैं तो फ्यूचर पीरियड के लिए हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब गुडविल क्या कर रहे थे कि पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में आपको पार्टनर्स को, गेनिंग पार्टनर्स को जो बेनिफिट होने वाला है उसके लिए उनसे हम कह देते हैं कि आप हमारे से प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स परचेज करवा लीजिए। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली क्या है, अभी तक हम फ्यूचर को देख रहे थे कि फ्यूचर में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा। हमने क्या देखा था कि पार्टनरशिप जब हमारी चल रही है, पार्टनरशिप में जब भी कोई चेंजेस आते हैं, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो, हम एडमिशन का केस लेके चल रहे हैं अभी कि सी एडमिट हुआ था, ए और बी यहाँ पर शेयर कर रहे थे। अब गुडविल में हम कह रहे थे कि यहाँ पर आपकी मेहनत है, उसकी वजह से, हमारी मेहनत की वजह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ इस पीरियड की कैलकुलेशंस कर रहे थे हम जब गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे थे। आज हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की बातें करने वाले हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या, क्या जरूरत पड़ती है। हम कोई भी काम करते हैं क्लासेस में, हम सबसे पहले ये देखते हैं उसको करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। गुडविल की जरूरत क्यों थी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब अपने मन में सबसे पहला क्वेश्चन ही आना चाहिए कि सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बना ही किस लिए रहे हैं, क्यों बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप में। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, जब यहां पर ए और बी बिजनेस कर रहे थे, ए और बी दिशा यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने सारे प्रॉफिट्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या कुछ प्रॉफिट्स उन्होंने रिजर्व में रखे होंगे, या कुछ उनके पास एसेट्स जो यहाँ पर उन्होंने परचेज की थी आज उनकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, ऐसी कुछ इवेंट्स हुए होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर लेट्स सपोज 5 साल पहले उन्होंने, 5 ईयर्स पहले कोई उन्होंने लैंड परचेज की थी, वो पैसा किसका इन्वेस्टेड था उसके अंदर, लैंड के अंदर ए और बी का इन्वेस्टेड था या सी का भी इन्वेस्टेड था उसके अंदर। हाँ जी तिशा, ए और बी का इन्वेस्टेड था सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ए और बी का इन्वेस्टेड था। अब 5 साल तक इस लैंड में, बिल्डिंग में, किसी भी एसेट के अंदर पैसा किसका इन्वेस्टेड था, ए और बी का। अब इन्होंने लेट्स सपोज यहाँ पर 10 करोड़ की वो लैंड खरीदी थी, यहाँ पर जो वो लैंड खरीदी थी इन्होंने 10 करोड़ रुपए की खरीदी थी। अब यहाँ पर 5 साल बाद प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ चुकी है, 50 करोड़ रुपीस की आज वो लैंड की हुई है। 50 तो चलो ज़्यादा हो जाएगा, 20 कह देते हैं हम उसे, 20 करोड़ रुपीस की वो लैंड हो चुकी है। फिर कुछ इन्होंने इस टाइम फ्रेम में जो पैसा अर्न किया था, प्रॉफिट अर्न किया था, वो अपने, हम अपना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स में पढ़ के आए ना कि हम अपने फ्यूचर पीरियड के लिए तैयार होकर चलते हैं, हमें कि फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए। हमने पढ़ा था कि जैसे अब कोविड-19 में आया है कि अगर हमारे पास सेविंग्स ना होती तो आज हम सर्वाइव ना कर पाते, तो सेविंग्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हर बिजनेस उस रोल को कंसिडर करते हुए अपना कुछ पैसा रिजर्व्स में रखता है। हाँ जी प्रियांजलि, रखता है या नहीं रखता पैसा बिजनेस रिजर्व्स में। हम अपने पर्सनल लाइफ में भी ये करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट में, म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा सिक्योर रखते हैं वहाँ पे, कि इन फ्यूचर कभी हमारे को जरूरत पड़ती है तो हम वो पैसा यूटिलाइज कर पाएं। अब क्या हुआ होगा, कुछ पैसा इनका रिजर्व्स में पड़ा होगा, कुछ असेट्स की इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और भी काफी सारे इवेंट्स होंगे जो ए और बी से एसोसिएटेड है। अब सी आ रहा है, या कुछ इनकी कोई लाइबिलिटी ऐसी होगी जो प्योरली इनसे रिलेटेड है, बट सी वो कहता है कि मैं बर्डन उसका बियर क्यों करूं। एक नया पार्टनर आएगा, वो क्या कहेगा, यहां से आज के बाद तक, आज तक जो भी था वो तुम्हारा था, यहां से अब मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, इस पोजीशन से मैं अपना, क्या उनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो यहां तक की थी उसको एक बार रीवैल्यू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी प्रियांजलि, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब क्या होगा, रिजर्व्स, अब ए और बी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ए और बी क्या बात कर रहे हैं आपस में, ए कहता है यार
अपने 5 साल तक इतनी मेहनत की, चलो ठीक है, उसके बदले में हम उससे गुडविल तो ले रहे हैं, पर हमारे जो रिजर्व्स हैं, हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं इन 5 साल में। मैं जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक बार हमने जब स्टार्टिंग में पार्टनरशिप डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो हमने तब भी क्लास में, मेरा लड़का रोज़ मुझे कहता था पापा मुझे बाइक दिलवाओ, ए और बी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कहता था नहीं बेटा ये बिजनेस तेरे लिए ही सेट कर रहा हूँ मैं, तू थोड़ा टाइम रुक जा, तेरे को अच्छी गाड़ी दिलवा दूंगा मैं। वो पैसा वो घर ना इन्वेस्ट करके हम रिजर्व्स में इन्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा बिजनेस की कभी बुरा वक्त भी आता है तो हम उस समय के लिए तैयार रहें, जैसे अब कोविड-19 का समय आया हुआ है। मैं अपने उस रिजर्व्स को यूज़ नहीं करता था, आज वो सी आ रहा है और वो पार्टनर बन जाएगा, ये रिजर्व्स उसके भी हो जाएंगे, फिर तो हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हाँ सर ये तो रिजर्व्स उसके भी हो जाएंगे। अब हमने कोई लैंड खरीदी थी 10 करोड़ रुपए की, आज वो लैंड 20 करोड़ रुपए की हो गई है। पैसा 5 साल तक किसका इन्वेस्टेड था? ए और बी का था या सी का भी पैसा इन्वेस्टेड था उसके अंदर? सर ए और बी का था। ए और बी का पैसा इन्वेस्टेड था, 5 साल तक उन्होंने अपना जो प्रॉफिट था वो घर ना ले जाके अपने घर की बच्चों की या जैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ को कहा कि नहीं हम अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे, सारा पैसा बिजनेस के लिए रिजर्व्स में रखेंगे, घर नहीं लेके जाएंगे, या बिजनेस में ही उसको वो बिजनेस को बढ़ाते रहे आगे। आज वो कहते हैं कि सी आएगा, सी ने गुडविल तो दे दी हमें फ्यूचर प्रॉफिट में, हमारी मेहनत की वजह से जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा, सी ने हमें उसका पैसा तो दे दिया, बट इस टाइम फ्रेम की जो हमारी मेहनत है, जो सिर्फ हमारी मेहनत है और हमारे बेनिफिट्स हैं, क्या ए और बी उसका कुछ भी हिस्सा सी को देना पसंद करेंगे? हाँ जी अरमान, क्या ए और बी उसका कुछ भी हिस्सा सी को देना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, किस लिए दे देंगे? मेहनत हमने करी, 5 साल तक रिजर्व्स में पैसा हमने इकट्ठा किया, हमने ये सब काम किए, असेट्स में, लायबिलिटीज में। तो जब भी कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, चाहे वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, जिसके बाद पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं, वो कहते हैं यार आज तक का हिसाब कर लो अपना सारा। फ्यूचर के लिए तो हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, गेनिंग पार्टनर को कह दिया कि आप हमारी मेहनत की वजह से फ्यूचर पीरियड में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करोगे, इसलिए आप हमारे से फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज कर लो, हम उसको गुडविल का नाम दे देते हैं। वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पे कैलकुलेट करें या कैपिटलाइजेशन पे करें, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे करें या एवरेज प्रॉफिट पे, वो हम अपनी पहले वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं उसका। बट एक चीज हम अभी भी डिस्कस करना रह गया, फ्यूचर की तो बात कर ली, पर इस टाइम फ्रेम की कौन बात करेगा? इस टाइम फ्रेम की भी तो डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ सर डिस्कशन तो होनी चाहिए इसकी। ए और बी ने मेहनत की थी, यहां पे सारी मेहनत ए और बी की थी, आप कैसे बेनिफिट पास ऑन कर दोगे उसको? फिर कल को कोई लायबिलिटी होती है जो अभी तक बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं थी, या कोई खर्चा होता है ऐसा, सी कहेगा ठीक है बेनिफिट तुम्हारे हैं, खर्चा भी मेरा नहीं है, कोई लायबिलिटी मैं भी बियर नहीं करूंगा, वो भी तुम्हारे ऊपर आएगी, अपनी कैपिटल से एडजस्ट करो। ये सारी एडजस्टमेंट कैपिटल के थ्रू हो जाती हैं। अगर बेनिफिट है तो ए और बी की आप एसेट की वैल्यू रीवैल्यू करके आप ए और बी की कैपिटल इंक्रीज कर देते हो। जब बैलेंस शीट बनती है तो आपकी क्या बनती है? लेट्स सपोज अगर आप एसेट की वैल्यू रीवैल्यू करके इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी भी तो इंक्रीज होगी ना, तो वहां पर आप उसका बेनिफिट कहां पास ऑन कर देते हो? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में इंक्रीज कर देते हो वही चीज। अब सी कहता है कि यार आप बेनिफिट्स तो लेके जा रहे थे, बट लायबिलिटी इंक्रीज है, कोई खर्चा है जो अभी तक अनरिकॉर्डेड था और इस टाइम पीरियड का है, मैं बियर नहीं करूंगा, वो भी आप ही का है। ए और बी कहते हैं बिल्कुल जायज बात है, व्यवहारिक बात है, ये हमारा ही है। तो ये सब डिस्कशन चल रहा है उनका, और इतने में वो फाइनल करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, हमारी अगर कोई भी ऐसी एसेट्स और लायबिलिटीज में लगता है कि अभी कुछ रीवैल्यूएशन बाकी है, कि अभी कुछ करेक्शंस करनी बाकी हैं, कोई खर्चा रिकॉर्ड करना बाकी है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो भी हमारी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो भी हमारी, और इसका जो नफा नुकसान है वो किसका हो जाएगा? हाँ जी मेगा, जो इन सब इस टाइम फ्रेम की जो भी बातें होंगी, चाहे वो नफा है चाहे नुकसान है, वो किसका होगा? हाँ जी मेगा सर ओल्ड पार्टनर्स का। अब वो यहां पर हम जब गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है
क्या ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट से नफा नुकसान आएगा, प्रॉफिट लॉस जो रीवैल्यूएशन पे आएगा, रीवैल्यूएशन में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो आज की बैलेंस शीट की पोजीशन है और यहां तक कि एक रीअसेसमेंट कर रहे हैं हम अपनी सारी फाइनेंशियल पोजीशन की। बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जब भी हो रहा है तो वहां पर हम अपना क्या कर रहे हैं, एक रीवैल्यूएशन ऑफ फर्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रीअसेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर रहे हैं हम अपनी यहाँ पर सी का जब एडमिशन हो रहा है, या हम अभी सिर्फ एडमिशन का केस कंसीडर कर रहे हैं, जब हम रिटायरमेंट में जाएंगे, डेथ में जाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, हर जगह सेम सिनेरियो रहेगा हमारा। हम क्या कह रहे हैं कि भैया रीअसेसमेंट कर लेते हैं कि यहां तक कि कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी रह रही है, रीवैल्यू करनी रह रही है, कोई खर्चा है तो इनके ऊपर बर्डन आ जाएगा, इनका बेनिफिट हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि सर गुडविल के टाइम पे तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्यूचर प्रॉफिट्स को। अब यहां पर जो नफा नुकसान आएगा, प्रॉफिट लॉस होगा जो भी आपका रीवैल्यूएशन का, वो भी क्या है सर हम सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं कहता हूं ये कैलकुलेशन हम किस लिए कर रहे थे? हाँ जी अरमान, ये कैलकुलेशन गुडविल की कैलकुलेशन किस लिए कर रहा था? गेनिंग पार्टनर के लिए कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? गेनिंग पार्टनर के लिए कर रहा था। तो अरमान ये जो है ये प्योरली किसका है? ये यहां तक का जो भी नफा नुकसान है वो किसका है? ए एंड बी का। और जब हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? गुडविल की कैलकुलेशन जब मैं कर रहा था, हाँ, गुडविल की कैलकुलेशन कर रहा था कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा गेनिंग पार्टनर, तो इसलिए वहां पर हम रेशो यूज कर रहे थे कि वो एक्स्ट्रा जितना अर्न करेगा ना वो परचेज करना पड़ेगा उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से। बट अब ये तो प्योरली है ही ओल्ड पार्टनर्स का। अब किसकी बात कर रहे हैं? एडमिशन से पहले की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की। क्या सी यहां कहीं भी एग्जिस्टेंस में था? सी यहां कहीं भी एग्जिस्टेंस में था आपका? नहीं। तो इसीलिए यहां पर जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो सारा का सारा उनका ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुडविल की कैलकुलेशन जितनी भी होती हैं वो सारी आपकी होती है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में, और आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट की कैलकुलेशन होती है वो सारी होती है आपकी ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन अकाउंट बताता क्या आपको कि ओल्ड फाइनेंशियल पोजीशन को रीअसेस किया जाता है आपका न्यू पार्टनर जब आता है, या कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पे रीअसेसमेंट करते हो अपनी सारी फाइनेंशियल पोजीशन की। आप चेक करते हो कि आपकी अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन में आप क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। आपकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो उनको रिकॉर्ड कर लेते हो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गया है, असेट वैल्यू इंक्रीज्ड, असेट वैल्यू डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एसेट्स होगी या कोई रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड करके, और इनका जो नेट इम्पैक्ट आता है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। आपको गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे थे फ्यूचर पीरियड के लिए, अब कर रहे हैं कि पास्ट की जितने भी अनरिकॉर्डेड या आपके रीअसेसमेंट करने की कोई चीजें रह रही हैं वो कर लो, ताकि उसके बेसिस पे अब आपकी एक नई स्टार्ट हो रही है पार्टनरशिप। यहां तक चल रही थी सिर्फ ए और बी के बीच में पार्टनरशिप, अब ए बी और सी रहेंगे यहाँ पे। यहाँ ए बी और सी रहेंगे आपके। यहाँ जो पार्टनर रहेंगे ना वो ए बी और सी हैं अब आपके पार्टनर। यहां तक तो था ए और बी, सिर्फ ए और बी। अब पार्टनर आपके हो जाएंगे ए बी और सी। तो आपकी अगर कोई भी चीज रह रही है कि आपको लगता है कि ये आपकी है, बेनिफिट आपका है, बेनिफिट अगर आप सी को नहीं दे रहे तो डेफिनेटली सी भी आपका कोई लॉस बियर करने को रेडी नहीं होगा जो इस पीरियड का होगा नहीं सर, वो बियर नहीं करेगा। तो इसमें बेसिकली आप कर क्या रहे हो, एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है, उसका नाम हम देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस पर्पज के लिए आप एक स्पेशल अकाउंट बनाते हो जिसका नाम देते हो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की रीअसेसमेंट कर रहे हो। आप चेक कर रहे हो कि कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज तो नहीं होगी, हम उसका बेनिफिट। अगर आप एक बात बताओ, आपकी लैंड की वैल्यू 10 करोड़ थी जब आपने खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 20 करोड़ है। आप उसे मार्केट में आज बेचने जाओगे तो 20 करोड़ है, और लेट्स सपोज सी के एडमिशन के बाद सी अगले साल ही कहता है कि चलो इस लैंड को बेच देते हैं। आपने बैलेंस शीट में जब उसका एडमिशन किया था तो उसकी कितनी वैल्यू थी प्रियांजलि?
10 CR, और जब मार्केट में बेचोगे तो वो बिकेगी 20 CR में। अब ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी वैल्यू, या सिर्फ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगी जो एक्स्ट्रा 10 करोड़ अर्न कर रहे हैं आफ्टर 1 ईयर एडमिशन के? सी के एडमिशन के 1 ईयर? नहीं 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 नहीं, अगर आप, मैं एक मिनट प्लीज आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। यहाँ सी एडमिशन हो चुका था और यहाँ पर हम बेच रहे हैं लैंड को 20 CR में, हम यहाँ पर 20 CR में बेच रहे हैं। क्या सी को इसका एडमिशन नहीं मिलेगा? सी को इसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा? सी के एडमिशन के बाद तो सारे प्रॉफिट लॉस तीनों का, सी के एडमिशन के बाद तो सारे प्रॉफिट लॉस उसके हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई आज ही रीअसेसमेंट कर लो, क्योंकि फ्यूचर में बेचेंगे तो उसका बेनिफिट सी को भी मिलेगा। तब सी कहेगा ये तो आपने पहले देखना था, अब मेरे को क्यों कह रहे हो आप? सी तो एक ही बात कहेगा, भैया पहले देख लेते ना, आप मेरे को किस लिए कह रहे हो? तो वो तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसके अंदर। कल को लिक्विडेशन होता है, पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, डिसोल्यूशन होता है, कुछ भी होता है, तो वो बेनिफिट तीनों में पास होना होगा, सिर्फ ए और बी में नहीं होगा। इसीलिए जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे आपका एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, वो कहते हैं कि आज तक के जो बेनिफिट्स थे ना वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो अगर रीअसेसमेंट कुछ रह रही है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ भी होगा वो सब काम न्यू रेशो में होगा। तो डेफिनेटली जिस भी बंदे का नुकसान हो रहा होगा, जिसको अब यहाँ न्यू रेशो कम मिल रही थी, क्या वो चाहेगा या नहीं चाहेगा आज तक के जितने भी बेनिफिट्स है वो मैं अभी ले लूँ, क्योंकि फ्यूचर में अगर लूँगा तो मेरे को कम मिलेंगे? हाँ जी मेगा, वो चाहेगा या नहीं चाहेगा कि मेरे को आज ही दे दो, नहीं तो फ्यूचर में मुझे कम मिलेंगे? हाँ जी मयंक, अगर आप होते कि आपको पता है कि आज मेरा प्रॉफिट शेयरिंग 1/2 है और फ्यूचर में 1/3 हो जाएगा, आप कहोगे कि यार आज ही कर लो डिस्ट्रीब्यूशन, जो आज तक के हमारे बेनिफिट्स थे। हाँ, सी के एडमिशन के बाद जो होंगे वो तो तीनों के होंगे, तो इसलिए वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और बेसिकली रीवैल्यूएशन आप कर क्या रहे हो? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की रीअसेसमेंट कर रहे हो। आपकी जो पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यूज आ रही हैं आप उनको रीअसेस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? रीअसेस करके आप चेक कर रहे हो कि अच्छा किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज तो नहीं होगी, कोई चीज़ अनरिकॉर्डेड तो नहीं रह रही, आपकी कोई चीज़ आपका कोई रिवैल्यूएशन का खर्चा तो वो भी आप बियर कर रहे हो, क्योंकि बेनिफिट अगर आप ले रहे हो तो खर्चा भी आप बियर कर रहे हो। कोई फिर सी कहता है आप भैया क्रॉस चेक भी कर लेना, कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड तो नहीं रह रही, कोई लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज तो नहीं है, आपने कम तो रिकॉर्ड नहीं कर रखी, वो भी सारी कर लेना और उसके बाद जो हो अपना सेटल कर लेना, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो रीवैल्यूएशन बेसिकली आप क्या कर रहे हो? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का रीअसेसमेंट कर रहे हो जब भी नया पार्टनर आता है। तो आपकी असेट्स की वैल्यू जो भी इंक्रीज होती है तो वो आपका क्या होता है? आप प्रॉफिट, ये काइंड ऑफ एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस है, स्पेशल प्रॉफिट एंड लॉस है आपका। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है वो आपकी ईयर एंड पे बनती है। अब ये स्पेशल बेसिकली आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हो सिर्फ रीवैल्यूएशन से एसोसिएटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप अपनी इनकम सारी कहाँ रिकॉर्ड करते हो? हाँ जी हाँ अरमान, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में सारी आपकी इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप? क्रेडिट्स में, यहाँ इनकम रिकॉर्ड करते हो या एक्सपेंस? सेम ऐसे यहाँ भी आपका यही चलता है। अब आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वो आपकी इनकम है या आपका लॉस है? वो आपके लिए बेनिफिट है या नुकसान है आपका असेट की वैल्यू इंक्रीज होना? बेनिफिट है, तो वो सारे क्रेडिट साइड पे। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई हैं, क्योंकि ये आपके बेनिफिट्स हैं। और बेनिफिट्स हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे आते हैं सारे सेम। और आप एंट्री भी पास करके देख लो, आप कोई भी एसेट की वैल्यू, डेबिट आपका क्या होता है? एसेट क्या होता है? रियल। और आपकी वैल्यू उसकी इंक्रीज होगी तो वो डेबिट हो रही है टू रीवैल्यूएशन। सारी इस स्पेशल पर्पज अकाउंट से आप करते हो सारी एडजस्टमेंट्स। और अगर आपकी कोई एसेट डिक्रीज हो रही है, आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट हो रही है डिक्रीज और लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज, तो या कोई आपका एक्सपेंस होता है रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, वो सब यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हो। अगर आपका प्रॉफिट आ गया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर लॉसेस तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में। किस में? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और लॉस है तो भी ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये आपका सारा रीवैल्यूएशन